learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. Today we are going to start our new chapter, Federalism of Democratic Politics. So children, we'll start with the meaning of federalism. कि federalism क्या होता है? In simple words, federalism means to share power, or such system where power is shared among the different constituents of the country, that is known as federalism. On the contrary, such government where power is not shared, that is known as unitary government. Now children, how power is divided? At the center and at the province and state level. जब भी हम पावर को शेयर करते हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री के बीच में, that system is known as federalism. For example, our country India, it is a federal country. Why? Because power is shared between three levels of government, that is central government, state government, and a third one is local government. Unitary government we have already discussed. Now children, let's discuss about the features of federalism. What is the first feature of federalism? That comes from the definition itself. डेफिनेशन क्या बोलती है कि ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर को शेयर किया जाए. सो हमें डेफिनेशन में से ही एक पहला फीचर निकाल कर लाना है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. Now second feature we have to take it out from the first feature only. Now how? Let's discuss about it. Now children, second feature हम first feature में से कैसे निकालेंगे? हमने first feature में study किया that there two or more than two levels of government. अब यहाँ level word से ही we will come on the second feature. Each level of government governs same citizen under different jurisdiction. इसका मतलब ये हुआ चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, वो सेम सिटीजन को गवर्न करती है. फॉर एग्जाम्पल मी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मुझे गवर्न कर रहे हैं, लेकिन अंडर डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन. मतलब दोनों को ही अलग अथॉरिटी दी गई है टू मेक लॉज. सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे लिए अलग लॉ बनाएगी एंड स्टेट गवर्नमेंट मेरे लिए अलग लॉ बनाएगी. चिल्ड्रन, यहाँ मेरे लिए मतलब मैं पर्सनली बात नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. हम सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, जितने भी, चाहे आप हैं, आपके आसपास हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, सिटीजन्स की बात कर रहे हैं. सेम सिटीजन को गवर्न करती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बट अंडर द डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन. मतलब अथॉरिटी टू मेक लॉज. सेंट्रल को अलग अथॉरिटी दी गई है, स्टेट को अलग अथॉरिटी दी गई है. अब नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड फीचर, so we have to take out the third feature from the word jurisdiction. अब jurisdiction मतलब कैसे अथॉरिटी दी गई है लॉ बनाने के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि तुम्हारे अंडर इतनी चीज़ें आती हैं, तुम इतने चीज़ों के लिए लॉज बना सकते हो, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इतने चीज़ों के लिए लॉ बना सकती है, इतने सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है. तो ये ज्यूरिसडिक्शन के बारे में कहाँ क्लियरली डिफाइन करा गया है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ना हमको चौथा पॉइंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल के लाना. देखो, पहला पॉइंट हम डेफिनेशन से निकाल के लाए थे, टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. फिर हमने लेवल्स में से सेकेंड पॉइंट निकाला था. देन फ्रॉम सेकेंड पॉइंट में हमने ज्यूरिसडिक्शन की बात की थी, और उसी सेकेंड पॉइंट में से हमने थर्ड पॉइंट निकाला
अपना कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इसी थर्ड पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन में से हम फोर्थ पॉइंट निकालेंगे, फंडामेंटल प्रोविजन। सो चिल्ड्रन, प्रोविजन मीन्स राइट्स। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, दे आर क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विच कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। उसको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो तो वो अकेले चेंज नहीं कर सकती हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल प्रोविजंस को जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, ना तो स्टेट गवर्नमेंट। इट मीन्स दे बोथ हैव नॉट गॉट राइट टू चेंज द फंडामेंटल प्रोविजंस इंडिविजुअली। कोई एक लेवल नहीं कर सकता। हो सकते हैं चेंजेस आर पॉसिबल, बट with the consent of both the levels of government, state and the central. Now next point, judiciary की हम बात करें तो children, whether the laws are being implemented judicially or not, it is the duty of judiciary to check it, कि बिल्कुल पूरी तरीके से न्यायपूर्वक सबके ऊपर वो लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दूसरा, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे वो फंडामेंटल प्रोविजंस हो, लॉज हो, एक्ट्स हो, व्हाटसोएवर, दे आर इंटरप्रेटेड बाय जुडिशरी। फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Children, in our previous chapter we have already studied about the horizontal level of government, horizontal form of government. सब लोग एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। आपका लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे रखती है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे रखती है, जुडिशरी दोनों पे रखती है, सब आपस में चेक एंड बैलेंस रखते हैं। ऐसे ही यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जुडिशरी जो है, इट हैज गॉट द पावर to interpret the constitution to both the levels of government, कि तुम्हारे ये पावर्स हैं, तुम्हारे ये पावर्स हैं, तुम्हें इन लिमिटेशंस के अंदर काम करना है, तुमको इन लिमिटेशंस के अंदर काम करना है, तुम्हारे ये सब्जेक्ट्स हैं, इन लिस्ट पे काम करोगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ये लिस्ट हैं, ये सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट्स पे काम करेगी। तो ये क्लियरली कौन इंटरप्रेट करता है? वो है हमारा जुडिशरी। So children, this is all about judiciary. Now children, last but not least, that is sources of revenue. मतलब स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से आएगा? So this particular structure is clearly defined, written in the constitution. They both work इंडिपेंडेंटली। दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है फाइनेंशियली। क्यों? क्योंकि उनका तो सबको जहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कौन किसको देगा, ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर दिया गया है। सो चिल्ड्रन, हमने ये तो पढ़े अपने फेडरलिज्म के फीचर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। हम जो फेडरलिज्म फॉलो करते हैं इंडिया में, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दैट? सो चिल्ड्रन, देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, दैट इज टू प्रमोट यूनिटी एंड टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। नाउ प्रमोट यूनिटी हाउ? कैसे हम यूनिटी को कैसे प्रमोट करें? ऑफ कोर्स चिल्ड्रन, जब हम पावर को डिवाइड कर देंगे तो सभी इंडिविजुअली अकोमोडेट फील करेंगे कि हमको हाँ अकोमोडेशन दिया गया, एक स्पेस दी गई, हमारे को भी इंपॉर्टेंस दी गई, हैप्पी होंगे एंड पावरफुल। उनको भी थोड़ा ऐसा लगेगा यार हम भी पावरफुल हैं, हम भी अथॉरिटी रखते हैं। तो चिल्ड्रन, जब ये सारी चीजें एक टीम में भी होती है ना, तो सारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, यूनिटी में चलने की कोशिश करते हैं। So that's what this point is saying. Whenever we follow the federal structure, it means we are trying to promote unity. Next is
टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, अकोमोडेट मीन्स स्पेस देना। तो चिल्ड्रन हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट्स हैं और सारे स्टेट्स की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, अपना एक कल्चर है, सब एक दूसरे से डिफरेंट है। तो चिल्ड्रन डाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफरेंसेस, तो रीजनल डिफरेंसेस बहुत हैं। कोई महाराष्ट्र का है, गुजरात है, राजस्थान है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आपका लद्दाख है, पंजाब है। तो ये क्या है, सबका अलग अपनी अपनी आइडेंटिटी है, कल्चर है। अब हम इन सबको एक साथ सेंटर में तो रख नहीं सकते क्योंकि सब एक दूसरे से अलग है। इसलिए कौन सा सिस्टम है हमारे यहाँ, स्टेट गवर्नमेंट का सिस्टम है कि सबके अपने अपने चीफ मिनिस्टर हैं, सबके अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट है। अब आपकी जितनी भी जिम्मेदारी है, जितने भी आपके इश्यूज हैं, वो कौन रिजॉल्व करेगा, आपके लिए कौन वर्क करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो चिल्ड्रन दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज सेइंग दैट वी फॉलो द फेडरल स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। Now the next topic we have to move on is ideal federal system। एक बहुत ही ideal federal system किसको बोला गया है, तो that is जहां पर mutual trust हो आपस में, and the second is कि हमने decide कर लिया है कि हम सब साथ में मिलके रहेंगे और पावर को शेयर करेंगे। That's what happens in India as well कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट पर और स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पर ट्रस्ट है। They both trust each other। हम अगर फ्रेंडशिप करते हैं तो हम अपने फ्रेंड पे एक ट्रस्ट रखते हैं ना, वो हम पे करता है, हम उस पे करते हैं। तो ये क्या है, ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट है। तो चिल्ड्रन एक अच्छा फेडरलिज्म वहां फॉलो हो सकता है, एक अच्छा फेडरल सिस्टम उसको कह सकते हो जहां पर हम एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट कि हम सबने एक तरीके से देखा जाए तो डिसाइड कर लिया है कि हम पावर को शेयर करेंगे और साथ में मिलके रहेंगे। दैट्स व्हाट दिस पॉइंट इज ऑल्सो सेइंग। तो यहां पर यही दोनों चीजें हैं। द फर्स्ट वन इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अनदर वन इज एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। दीज टू थिंग्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू आवर नेशन। ये एक स्ट्रेंथ का काम करती है हमारी कंट्री के लिए। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फेडरेशन। कितने टाइप के फेडरेशन है? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन। द वन इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड द अनदर वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या कहता है, देखते हैं। नाउ चिल्ड्रन लेट्स स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ फेडरेशन। सो द फर्स्ट वन इज कमिंग टुगेदर। देखो नाम में ही मीनिंग छुपी हुई है, कमिंग टुगेदर, एक साथ आना। ऐसे कंट्रीज जो एक साथ आती हैं एंड दे डिसाइड टू पूल इन देयर सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और सब मिलकर एक बिगर यूनिट बना लेते हैं, दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज नोन एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जितनी भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं वो सारी एक साथ आ जाए एक बिगर यूनिट बनाने के लिए। कभी आप लोगों ने जिक्सॉ पजल अगर सॉल्व किया हो तो वो पजल अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। जब हम उस पजल को सॉल्व करते हैं, एक साथ लेकर आते हैं, तो वो एक हमें स्ट्रक्चर दे देता है, पर्टिकुलर पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। इन द सेम वे जो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, व्हेन दे डिसाइड टू पूल इन देयर सॉवरेनिटी, पावर, सिक्योरिटी, सच सिस्टम इज नोन एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और यहाँ पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स होती हैं, दे ऑल हैव गॉट इक्वल पावर। यहाँ पर is not divided at all. It means it is not federalism which we follow in our country.
फॉर एग्जाम्पल USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो चलो ऑलरेडी इसमें वर्ड लगा है यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में जितनी भी स्टेट्स थी उन सब लोगों ने क्या किया, यूनाइट होने का डिसाइड किया और बिगर यूनिट बनाई, दैट इज नोन एज USA। अब आप सोचोगे मैम ये दूसरा USA क्यों लिखा हुआ है? So it stands for this one USA, and S stands for Switzerland and A stands for Australia. ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और कंट्रीज को याद करने के लिए इट्स अ निमोनिक ओवर हियर, USA, Switzerland, Australia. Now children, let's come to the another form of federation, that is holding together federation. The meaning is in the sentence itself. Holding together, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रख लेना, that is known as holding together. Now how? Whenever the government decides to divide its power between the constituent states and the national government, that is known as holding together federation. Whenever a large countries decide to divide its power between the constituent states and the national government, जैसे कि हमारी कंट्री में है, हमारी कंट्री ने ये डिसाइड किया है ना कि हम पावर को डिवाइड करेंगे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, so it is known as holding together federation. Over here central government has got the supremacy. देखो हम आगे भी अभी पढ़ेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर होता है देन दैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करके चलती है अपनी सुप्रीमेसी ओवर द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. नाउ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स जो हैं सबको इक्वल पावर नहीं मिलता है. बाय द अवर पॉइंट इट इज क्लियर कि इक्वल पावर नहीं है. सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. Now for example SBI. S means Spain, B means Belgium, I means India. स्पेन, बेल्जियम, इंडिया, यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन फॉलो होता है. तो ऐसा सिस्टम जहां पे छोटी छोटी स्टेट्स आके अपना पावर पूल कर ले और इंडिपेंडेंट बड़ी सी बिगर यूनिट बना ले, दैट इज नोन एज कमिंग टुगेदर. एंड ऐसी कंट्री जो ये डिसाइड कर ले कि हम पावर को डिवाइड करेंगे और कॉन्स्टिट्यूएंसी यूनिट्स में, दैट इज नोन एज holding together federation. Now children, next topic is what makes our country a federal country. ऐसा क्या है जो हमारी कंट्री को एक फेडरल कंट्री बनाता है? So children, let me tell you one thing. Nowhere in the constitution it has been mentioned that India is a federal country. Yes, India is a federal country. Why? Because we work on the principles of federalism. Because we follow the principles of federalism. That is why India is known as a federal country. So learners, now let's talk about India. India कैसा था, क्या हुआ इंडिया में कि ये एक फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करने लगा. So children, as we know that India got independence after a long struggle. हमको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी ब्रिटिशर्स के खिलाफ. और ऐसी स्टेट्स जहां ब्रिटिशर्स रूल करते थे उनको प्रोविंशियल स्टेट्स बोला जाता था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जैसे ही हमको इंडिपेंडेंस मिला तो जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी दे बिकेम द पार्ट ऑफ द कंट्री. अब इसका मतलब क्या हुआ? आज आई हैव टोल्ड यू कि जितनी प्रोविंशियल स्टेट्स थी, प्रोविंशियल स्टेट्स वर दोज स्टेट्स व्हिच आर गवर्न्ड बाय ब्रिटिशर्स एंड प्रिंसली स्टेट्स वर दोज स्टेट्स व्हिच वर गवर्न्ड बाय किंग्स, राजा महाराजा. इन सब ये जो जिन स्टेट्स को रूल करते थे ना उसको बोला जाता है प्रिंसली स्टेट्स. तो प्रोविंशियल स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स
इन सब ने मिलकर बनाए, इन सारे स्टेट्स ने मिलकर बनाया हमारी कंट्री। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन क्यों? क्योंकि जितने भी प्रिंसली प्रोविंशियल स्टेट्स थे ये सब क्या हुए थे? यूनाइट हुए थे। तो इस पर्टिकुलर स्टेट को बोला गया था यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो चलो, कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन जैसा वर्ड नहीं लिखा है। ये सिर्फ हमारा कंट्री जो है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। नाउ चिल्ड्रन, इनिशियली शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, सो देयर वर ओनली 2 टायर सिस्टम। सिर्फ 2 टायर सिस्टम था। पहला आपका सेंट्रल एंड द सेकेंड वन इज द स्टेट। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स सामने आती गई। अब हमको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ने लगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है जो अभी शुरू हुआ है, न्यूली स्टैब्लिश स्कूल है, और वहां पर अभी बच्चे ज्यादा नहीं, 100-150 अराउंड है। तो क्या है, अभी वहां पे जो भी हेड होगा वो स्कूल को संभाल सकता है। जैसे जैसे स्कूल प्रोग्रेस करेगा, जैसे जैसे स्टूडेंट्स वहां बढ़ेंगे, तो और भी अदर अथॉरिटीज की जरूरत पड़ने लगेगी, कोऑर्डिनेटर्स की जरूरत पड़ेगी, वाइस प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी, आपके एचओडीज की जरूरत पड़ने लगेगी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। ऐसे ही हमारे इंडिया में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड सामने आती गई, और थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की भी नीड सामने आई, दैट इज नोन एज लोकल लेवल गवर्नमेंट। थर्ड टायर बनाया गया गवर्नमेंट का, एंड लोकल लेवल वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पंचायत सिस्टम एंड म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत फॉर रूरल एरियाज एंड म्युनिसिपैलिटीज फॉर urban areas. Here comes your 1 mark MCQ. When was the third tier of federalism added? It was added in 1992. कि अब रूरल एरियाज को भी देखने वाली बात आई, तो वहां के लिए पंचायत बना गया। अर्बन एरिया, सिटीज, टाउन्स की बात हुई, जहां पॉपुलेशन 2 लाख से भी ज्यादा होती है, वहां म्युनिसिपैलिटीज बनाई गई। सो चिल्ड्रन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली हमको क्या प्रोवाइड कर दिया? 3-fold distribution of legislative power. Now the power is divided into 3 levels. The first is central government, the second is state government, and the last one is local government. So the local government, the third tier of system, was added in 1992. So children, that's all about this topic.